मैदान सीरीज एपिसोड नंबर 19 आपके सामने आ रहा है और एपिसोड नंबर 19 का धमाकेदार पहला सवाल आपके सामने। बताइए मुझे आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ठीक है, सवाल पूछो दोस्तों आपसे यहाँ पर कि जो सेंसस हमारा 11 वाला सेंसस जो है, पहली बात तो मुझे बताओ इसके आयुक्त कौन थे? आपके चंद्रमौली साहब जो है इसके आयुक्त थे। और इसकी थीम पूछो क्या है? इसकी थीम छापना सो इसकी थीम थी आवर सेंसस, हमारा हमारी जनगणना और हमारा भविष्य जो है वो इसकी थीम थी, आपको याद होगी। ठीक है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आपके हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है वो इसकी थीम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछा है आपसे यहाँ पर कि सर्वाधिक पूछूं आपसे एसटी जो है आपके उसको किस राज्य में निवास करती है? देखो सवाल पूछे आपसे सर्वाधिक दोस्तों एसटी किस राज्य के अंदर लिखना आपके, तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ सर्वाधिक एसटी है जनसंख्या के हिसाब से बात करें। ठीक है, और अगर परसेंट के हिसाब से बात करूं आपसे तो परसेंट में लिखना आपके स्टेट में फर्स्ट कौन सा स्टेट है? मिजोरम आपका पहला स्टेट है। ये सवाल खूब पूछता है एग्जाम वाला कि एससी कहां सर्वाधिक है, एसटी कहां सर्वाधिक है। तो एसटी पूछूं परसेंट के हिसाब से तो परसेंट में 94.4% जो है वो एसटी कहां पर है? वो मिजोरम के अंदर, आपके मिजोरम की जो कुल पॉपुलेशन है उसका 94% जो है वो एसटी है। ठीक है, बाकी अगर पूछे आपसे स्टेट में अगर रैंक, अगर पूछूं आपसे पॉपुलेशन में किसकी रैंक फर्स्ट है, तो मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के अंदर आपके वो फर्स्ट रैंक पर है। कुल दोस्तों हमारे यहां पर लिख लीजिए, आपके हमारे यहां पर इस सेंसस में 8.6% जो है हमारी पॉपुलेशन का, इतना परसेंट हमारे पास में क्या सो हमारे पास एसटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और तो एससी की बात करूं आपसे, आपके एससी की बात करें तो हमारे यहां पर लगभग 16.6% जो है हमारी पॉपुलेशन का, इतना परसेंट हमारे पास अनुसूचित जाति है। अगर पूछे आपसे सर्वाधिक किस स्टेट के अंदर छापना, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक हो गई आपके, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है, नोट करना। सर्वाधिक पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है। अगर सवाल पूछे आपसे चलो आप बताओ कि भारत के किस स्टेट में, भारत के किस स्टेट में एसटी की संख्या जो है वो 0 है? बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि भारत का वो कौन सा स्टेट है जहां पर मैंने पूछा आपसे एसटी जो आपके एसटी 0 है। ऐसा लिख लो आप, तो यहां लिख लीजिएगा आप, तो यहां बताइए मुझे कि भारत में ये नोट करना आप जो है 16.6% यहां नोट कीजिएगा। और ये एमपी पहले स्थान पर है, मिजोरम यहां परसेंटेज में पहले स्थान पर, ध्यान रखना। और पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और परसेंट की बात करूं मैं आपसे कि जो एससी आपके वो परसेंट में बात करूं आपसे, परसेंट जो है इसमें सर्वाधिक कहां पर लिखना आपके, परसेंट में सर्वाधिक जो है वो पंजाब के अंदर। ठीक है, तो पंजाब पहले स्थान पर है परसेंट के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो हुमायूं का मकबरा पूछूं आपसे, कहां दोस्तों इस हिसाब ना हुमायूं का मकबरा कहां पर है? ये आपके दिल्ली के अंदर, दिल्ली से दिल्ली के अंदर आपके। और इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं पूर्व का ताजमहल। क्या बोलते हैं इसको? पूर्व का ताजमहल कहते हैं। और यहीं पर लिख लीजिएगा ये कौन सी शैली में बना हुआ है, ये चार बाग शैली में बना हुआ है। कौन शैली? आपके चार बाग शैली जो है इसके अंदर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूछूं आपसे, कमेंट को रिफ्रेश कर दो, हुमायूं का मकबरा पूछूं आपसे दिल्ली दोस्तों यहां पर है, और लिखना है इसको पूर्व का ताजमहल कहते हैं, चार बाग शैली में बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन दोस्तों भाग लेता है? ठीक है, पहली बात तो मुझे बताओ कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 63 के अंदर लिखा हुआ है। और जो उपराष्ट्रपति होगा वो किसका? उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये आर्टिकल नंबर 64 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, सवाल दोस्तों यहां पर है कि जो चुनाव से होगा आपके, पहली बात तो चुनाव वैसे ही होने वाला है, कैसे? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है, चुनाव इससे ही होने वाला है। ठीक है, एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है चुनाव इससे ही होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है चुनाव इससे ही होगा ना। सवाल पूछ रहा है यहां पर कि भाई साहब इसके चुनाव में दोस्तों भाग कौन कौन लेगा? लेना संसद के जो सभी एमपी है, क्या है? संसद के जो ऑल एमपी हैं, चाहे एमपी आपके इलेक्टेड हो और चाहे एमपी आपके
नॉमिनेटेड हो, ये दोनों इसके अंदर भाग लेने वाले, ठीक है। यही दोस्तों नोट कर लेना आप लोग, जो है जो राष्ट्रपति चुनाव होगा उसके अंदर ओनली क्या, उसमें आपके ओनली इलेक्टेड एमपी भाग लेंगे, पहली बात तो। और इसके अलावा साथ में लिखना आपके, इसके अलावा साथ में इलेक्टेड एमएलए जो है वो भाग लेने वाले, ठीक है। दोनों में अंतर आपको हमेशा याद करना है कि सवाल कभी पूछ ले आपसे कि भाई प्रेसिडेंट और जो हमारा उपराष्ट्रपति है उन दोनों के बीच में अंतर क्या है, दोनों अंतर आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण पूछूं आपसे, प्रणाली जो है उसका जो पिता कौन लिखना आपके, अरे आधुनिक टैक्सोनॉमी, इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी, क्या बोलते हैं इसको, टैक्सोनॉमी कहते हैं। आपको बताना है कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है, वो है कॉर्लिनियस। कौन है, कॉर्लिनियस है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने ही दोस्तों आपके द्युनाम पद्धति जो होती है वो देने वाले भी कौन थे आपके, ये भी कॉर्लिनियस थे, ठीक है। द्युनाम से पद्धति जो होती है आपके वो देने वाले कौन था, कॉर्लिनियस थे। जैसे आपने नाम सुना है, आम को बोलते हैं मेंजोफेरा इंडिका ना, तो मेंजोफेरा इंडिका जो नाम देने वाले थे ना वो यही थे आपके कॉर्लिनियस, ठीक है। इसको बोलते हैं द्युनाम पद्धति, है ना। दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक कौन है। अगर दोस्तों आप है ना तैयारी जबरदस्त कर रहे हो तो ये सवाल आपकी तैयारी को और धारदार बनाएगा। दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट जो है इसके दोस्तों फाउंडर कौन है, ठीक है। अरे याद कीजिएगा, दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के फाउंडर कौन दोस्तों आपके, ये है कौन, मृणालिनी साराभाई। कौन है, मृणालिनी साराभाई है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मृणालिनी साराभाई जो है ये दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट जो है इसके फाउंडर है, आपको नोट करना है, ये महत्वपूर्ण नाम है आपके लिए, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे यहां पर कि मृणालिनी साराभाई छापना डांस कौन सा इनका, इनका डांस है भरतनाट्यम डांस। कौन सा है, भरतनाट्यम डांस हो गया आपके। और इन्होंने पता शादी किससे की दोस्तों, इन्होंने जो विक्रम साराभाई थे उनसे शादी की थी, किसने, मृणालिनी साराभाई ने। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट जो है इसकी फाउंडर कौन है, यही इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर पूछूं आपसे, इसकी शुरुआत कब दोस्तों होती है, इसकी शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल 1973 जो है इसकी शुरुआत होती है टाइगर प्रोजेक्ट की, ठीक है। और सो याद कीजिए फटाक से। अगर पूछूं आपसे इसमें कौन शामिल थे आपके, निदेशक कौन थे, कैलाश सांखला लिखना। भारत के टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, वो कैलाश सांखला जोधपुर के हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे कि जो भारत का, अगर पूछे आपसे भारत में पूछूं आपसे पहला कौन सा था इसके तहत आपके, वो पहला लिखिए कौन सा था आपके, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों पहले इसका नाम क्या था, इससे पहले इसका नाम जो है वो जिम कॉर्बेट का था। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो पहले वाला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगरा की स्थापना पूछूं आपसे कब दोस्तों होती है, अरे आगरा की स्थापना पहली बात तो करने वाला कौन, रसगुल्ला। आगरा की स्थापना पूछूं आपसे करने वाला दोस्तों कौन आपके, अरे आगरा की स्थापना कब होती है और आगरा की स्थापना करने वाला कौन है। दो सवाल आपके सामने। 1504 के अंदर जो है आगरा की स्थापना होती है, ठीक है। 1504 में आगरा की स्थापना होती है। शाहजहां करने वाला नहीं रसगुल्ला, सिकंदर लोदी। कौन, सिकंदर लोदी जो है वो करने वाला, ठीक है। शाहजहां नहीं होगा, सिकंदर लोदी करने वाला है। शाहजहां तो रसगुल्ला पैदा नहीं हुआ इस टाइम पे, ठीक है। हाँ, सिकंदर लोदी करने वाला है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरु बिपिन सिंह पूछूं आपसे किस डांस से संबंधित है आपके, अरे गुरु बिपिन सिंह छापना डांस कौन सा है, अरे जिस डांस की झाबेरी बहन है, ठीक है। सो जिस डांस की झाबेरी बहन, सो जिस डांस को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रमोट किया है, ठीक है। जिस डांस को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रमोट किया है, इन सबका एक ही आंसर है ना, झाबेरी बहन बोल दीजिए, गुरु बिपिन सिंह बोल दीजिए, या फिर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर बोल दीजिए आप, जो है इन सबका एक ही आंसर होगा मणिपुरी डांस। कौन सा है, मणिपुरी जो डांस है आपके, उसको नोट कीजिएगा आपके। इस डांस के फेमस कलाकार कौन थे, गुरु बिपिन सिंह आपके, ठीक दोस्तों आंसर होने वाला है मणिपुरी डांस। ये भारत के जो 8 क्लासिकल डांस है उस डांस में शामिल दोस्तों आपके। और ना ढोल जो है आपके, ढोल पूछूं आपसे, ढोल जो है इसका प्रमुख अंग है, ये आपको छापना है। ढोल इस डांस का जो प्रमुख अंग है ये भी आपको ध्यान से, इसको बोलते हैं यहां पर पुंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुंग चोलम कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ढोल इस डांस का प्रमुख अंग है, आपके महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको पुंग चोलम भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला, सवाल देख रहे हो, सवाल का दोस्तों लेवल थोड़ा अच्छा कर दिया मैंने। ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय तो आप जानते होंगे, पर पहली भारतीय महिला सवाल पूछा गया यहाँ पर। ग्रैमी अवार्ड से पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों ग्रैमी अवार्ड जो है, यह अवार्ड आप जानते हो, यह अवार्ड यूएसए का अवार्ड है, और यह अवार्ड जो म्यूजिक जो है इसके लिए अवार्ड मिलता है, आप जानते हो, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर, इसमें पहले भारतीय कौन थे? रविशंकर जी पहले भारतीय ना, पहले भारतीय कौन थे? तो रविशंकर जी पहले भारतीय थे, इनका नाम आप जानते हो। अब सवाल पूछा है बेटा यहाँ पर कि पहली भारतीय सो महिला कौन? आपके तन्वी सिन्हा कौन है? तन्वी सिन्हा जो है ये पहली भारतीय महिला है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तन्वी सिन्हा पहली भारतीय महिला है। बाकी पहले भारतीय कौन था आपके? पंडित रविशंकर जी पहले भारतीय थे। अमेरिका का अवार्ड है, म्यूजिक का अवार्ड आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने आपके महादेव गोविंद रानाडे, इनको क्या पूरा नाम क्या है? इनका नाम है MG रानाडे जो है, इन्होंने किस समाज की स्थापना की है? महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग, और से पूछूं आपसे, देखो आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग दोस्तों, और इसके अलावा नाम क्या है? इसके अलावा आपके MG रानाडे साहब जो है इन्होंने मिलके आपके एक समाज की स्थापना की। इस समाज का नाम है प्रार्थना समाज, का नाम प्रार्थना समाज नाम है इसका। और सवाल पूछूं आपसे, इस समाज की स्थापना कब की है? लिखना 1867 जो है इस समाज की स्थापना की है, ठीक है। डेट भी लिख लीजिए आप जो है। अगर पूछूं आपसे, प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले आत्माराम पांडुरंग और महात्मा गोविंद रानाडे साहब थे, और 1867 जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है। आगे बढ़िए। सहकारी समिति का उल्लेख संविधान के दोस्तों किस भाग में? ठीक है, अरे याद कीजिए, सहकारी समिति पूछूं आपसे, कोऑपरेटिव कमेटी दोस्तों आपके, इसका उल्लेख संविधान के भाग 9B के अंदर है। कौन सा है? भाग दोस्तों 9B है। आप जानते हो अगर कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है मतलब कि अमेंडमेंट जो है उससे शामिल हुआ है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे यहाँ पर कैपिटल वर्ड पूछूं आपसे, कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है मतलब आपके ये कौन सा अमेंडमेंट होगा? ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 होगा, ठीक है। लिखिएगा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 दोस्तों, इसके द्वारा जो है हमारे संविधान के अंदर भाग 9 भी शामिल होता है, जो कि किसके लिए? कोऑपरेटिव कमेटी जो है इसके लिए आपके इसमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगर दोस्तों यहीं पर सवाल पूछ ले आपसे, क्या दोस्तों इसका उल्लेख डीपीएसपी में किसी आर्टिकल में है क्या? बताओ मुझे। कोऑपरेटिव कमेटी जो है इसका उल्लेख डीपीएसपी के किसी अनुच्छेद के अंदर है क्या? ये भी आपको मुझे बताना है, ठीक है। बाकी भाग 9 भी तो आपको नोट करना है ना। कैबिनेट किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह दोस्तों देता है? अरे याद कीजिए, ये वर्ड दोस्तों मैंने आपको लिखवाया हुआ है ब्रह्मास्त्र बैच में कि राष्ट्रपति को सलाह, याद कीजिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए दोस्तों एक क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। और मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि जो मंत्री परिषद होगा इसका हेड कौन होगा? इसका हेड प्रधानमंत्री होने वाला है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अरे आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 74। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 74 है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मिनिस्ट्री होगी, और इस मिनिस्ट्री का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध पूछूं आपसे, किस डांस से? रसगुल्ला। यामिनी कृष्णमूर्ति एक बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण नाम है आपके। सवाल पूछूं आपसे, इनका संबंध किससे है? एक तो दोस्तों आपके भरतनाट्यम डांस हो गया है, और एक कौन सा हो गया है? कुचिपुड़ी डांस हो गया है। दोनों का संबंध आपके यामिनी कृष्णमूर्ति से है। और दोस्तों इनकी बड़ी फेमस बुक कौन सी है? बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। इनकी बड़ी फेमस जो बुक है उसका नाम क्या है? बाकी दोस्तों आपके यामिनी कृष्णमूर्ति आप जानते हो पद्म भूषण आपके मिला हुआ, इनको विभूषण प्राप्त हुआ इनको। ए पैशन ऑफ डांस ना, ए पैशन ऑफ डांस जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। ए पैशन ऑफ डांस ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ए पैशन ऑफ डांस, ये नाम आपको पक्का ध्यान रखना है, नोट कीजिएगा ना। यामिनी कृष्णमूर्ति, ए पैशन ऑफ डांस। और दर्पण पूछूं आपसे, मृणालिनी साराभाई दर्पण हो गया, और ए पैशन ऑफ डांस किसका हो गया है? यामिनी कृष्णमूर्ति का हो गया।
ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1939 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पूछूं आपसे करने वाला कौन, दोस्तों याद कीजिएगा 1938 की बात करूं मैं आपसे, 1938 की अगर बात करूं तो हमारा अधिवेशन हुआ था हरिपुरा के अंदर का। सो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, आपको याद होगा, और इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ये भी आप जानते हो, ठीक है। 38 के अंदर कौन था आपके, 38 में हरिपुरा अधिवेशन होता है और सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगला दोस्तों अधिवेशन जो है 1939 के अंदर कहां पर होता है, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी में होता है, कहां सो त्रिपुरी के अंदर होता है 1939 में, ठीक है। और दोस्तों इस अधिवेशन के अंदर जो है आपके सो चुनाव होता है, और उस चुनाव के अंदर आप जानते होंगे इस चुनाव में एक तरफ कौन था आपके, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे आपके सो, और एक तरफ जो कौन था आपके पट्टाभी सीतारामैया जो एक तरफ थे, जो कि महात्मा गांधी की तरफ से खड़े किए गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पर दोस्तों इस चुनाव में जीतने वाले कौन होते हैं, जीतने वाले सुभाष चंद्र बोस होते हैं, पर आप जानते हो कि ये महात्मा गांधी जी की तरफ से थे, तो फिर दोस्तों इन्होंने जो है यहां से इस्तीफा दे दिया, और सो ये यहां से क्या हुआ आपके, ये दोस्तों यहां से निकल करके इन्होंने 1939 के अंदर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना कर दी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यही दोस्तों आपके यहां पर जो है, अब ये तो रहे नहीं दोस्तों, तो इनके स्थान पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसको इसका अध्यक्ष बाद में अपॉइंट किया गया है। तो ये भी आपको त्रिपुरी अधिवेशन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अधिवेशन है, कौन कौन के बीच चुनाव हुआ, अंत में कौन जीत गया है, और फिर इसके बाद में ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना कब होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों आपके फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है mgh, क्या होता है, mgh फॉर्मूला होता है, m4 आपके मास होता है, ठीक है, m4 मास होता है, g4 होती है ग्रेविटी, क्या होती है, g4 ग्रेविटी होती है, और h4 आपके हाइट जो है वो h4 हाइट होती है, ठीक है। मतलब दोस्तों अगर मुझे इस पेन को दोस्तों मुझे इस रिमोट को यहां से उठाकर दोस्तों यहां लेकर जाना हो, तो मैंने कितनी दोस्तों हाइट तय की है, सो मैंने आपकी जो हाइट तय की है और जो इसका मास है और जो ग्रेविटी जो है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी आने वाली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों एक यहीं पर लिख लीजिए आप, अगर सवाल पूछे आपसे गतिज ऊर्जा पूछता, काइनेटिक एनर्जी पूछूं आपसे यहां पर, इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए आप, जो है हाफ एम बी स्क्वायर, क्या है, सो हाफ एम बी स्क्वायर जो है ये इसका फॉर्मूला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। m4 मास हो गया और आपके v4 क्या है, v4 वेलोसिटी हो गई, मतलब वेग हो गया है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जर्मन सिल्वर का दोस्तों निर्माण पूछूं आपसे किससे हुआ है, बड़ा प्यारा सवाल है, एग्जाम में खूब पूछता है कि जर्मन सिल्वर दोस्तों इसका निर्माण किससे हुआ है। पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, ओ भाई साहब बांके बिहारी लाल की जय, जर्मन सिल्वर में रसगुल्ला सिल्वर नहीं है, ठीक है। मतलब दोस्तों इसमें एजी जो है वो इसमें नहीं है, ठीक है। आप पूछोगे सर फिर क्या है दोस्तों इसमें आपके, इसमें दोस्तों आपके तांबा है, कौन आपके, इसमें तांबा है, इसमें जस्ता है, ठीक है, जस्ता है, इसमें निकल है, तो ये तीनों चीजें इसमें होती हैं, पर इसके अंदर चांदी नहीं है रसगुल्ला, ठीक है, चांदी नहीं है आपके, इसमें Cu है, इसमें Zn है, और इसके अंदर Ni है, ठीक है। ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा आपका जर्मन सिल्वर बनने वाला है, ठीक है। बस उसको नाम में सिल्वर है पर असली में चांदी नहीं है, Cu प्लस Zn प्लस Ni जो है ये आपके जर्मन सिल्वर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर एग्जाम में सवाल पूछता है कि यार इसमें कौन कौन सी चीजें नहीं है, तो इसके अंदर आपके चांदी नहीं है, ये आपको नोट करना है ना। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा जो है वो किस ऊर्जा में, किस रूप में चेंज होती है, ठीक है। अरे सो याद कीजिए, प्रकाश ऊर्जा पूछूं आपसे CO2 प्लस H2O, इसको दोस्तों हम क्या करते हैं आपके, यह प्रकाश की जो उपस्थिति है इसके अंदर जो है C6H12O6 प्लस दोस्तों O2 बनता है, CO2 गैस ग्रहण करते हैं, O2 गैस त्यागते
सकते हैं, मैंने कहा था सो आपके यहाँ पर जो एनर्जी कौन सी है आपके, यहाँ पर एनर्जी आपके सूर्य की एनर्जी, सौर ऊर्जा जो है वो सो यहाँ पर है, और सो यह जो सोलर एनर्जी है आपके वो किसके अंदर, वो रासायनिक जो ऊर्जा है इसमें कन्वर्ट होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा किसके अंदर, सौर ऊर्जा जो है वो केमिकल जो एनर्जी है इसमें कन्वर्ट होती है, इसके अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे कि पौधे जो हैं आपके, पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं, पौधे अपना भोजन जो है इसी क्रिया से बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर जो सौर एनर्जी जो होती है वो किसके अंदर आपके, वो हमारे रासायनिक जो ऊर्जा है इसमें कन्वर्ट होती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, शरीर का सबसे बड़ा दोस्तों अंग कौन सा, देखो सवाल लिखना, पूछूं आपसे शरीर का सबसे बड़ा बिगेस्ट ऑर्गन कौन सा, देखो देखो कई बार सवाल पूछता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछूं आपसे, वो तो है लीवर, कौन सा, लीवर जो है आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सबसे बड़ी पूछूं आपसे अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये हो गई हमारी थायराइड ग्रंथि, कौन सी हो गई आपके, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ये हमारी सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। ग्रंथि लीवर है, एंडोक्राइन थायराइड है, और सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा आपके, स्किन जो है, त्वचा जो है हमारी, और सबसे बड़ी ऑर्गन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्किन हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, त्वचा जो होगी हमारी सबसे बड़ी ऑर्गन है, अंग है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। कोशिका की दोस्तों ऊर्जा इकाई पूछू क्या आपके, अरे याद करो कोशिका जो है उसकी ऊर्जा इकाई कौन सी है, वो है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये इसकी ऊर्जा मुद्रा है, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट छापना, ये इसकी ऊर्जा मुद्रा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों एटीपी होती है, इसका निर्माण कहां पर होता है, इसका निर्माण जो है वो हमारे कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपके, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, यहां पर निर्माण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एटीपी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट करेक्ट आंसर है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल पूछूं आपसे, इंग्लिश में आ गया रसगुल्ला, हमारी जो आवर्त सारणी हमारी जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में सर्वाधिक पूछूं आपसे, सर्वाधिक सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता जो है वो किस आपके, वो किस एलिमेंट की होती है, सवाल आपसे यहां पर ये पूछ रहा है, ठीक है। ये आपके किस एलिमेंट की होती है, सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है। द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल पूछूं आपसे, अरे याद करो दोस्तों, याद कीजिएगा, ये मैं आपको लिखा चुका हूं, आप याद कीजिए कि हमारा वर्ग संख्या 17 है ना, वर्ग 17 हेलोजन ग्रुप, कौन सा है, सो हेलोजन ग्रुप था, और उसका पहला मेंबर कौन आपके, वो है फ्लोरीन, कौन सा, फ्लोरीन, ठीक है। तो वर्ग नंबर 17 हेलोजन ग्रुप, और जो फ्लोरीन जो आपके एलिमेंट है इसके सर्वाधिक क्या होती है, इसके सर्वाधिक आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसका पावर दोस्तों बताना, पावर कितना होगा आपको छापना है। चलो इसका आंसर बताओ आप लोग, जो है देखना, शुरुआत करोगे आप लोग इसका आंसर की, पर आपका गलत हो जाएगा आंसर, देख लेना, ठीक है। बताओ मुझे, यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है तो उसकी पावर कितनी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। इस मैदान सीरीज को आप हल्के में मत लेना दोस्तों, ये मैदान सीरीज आपका वक्त पलटने के लिए बहुत कारगर होने वाली है, ठीक है। बताओ मुझे, सो अवतल लेंस जो है जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉनकेव लेंस कहते हैं छापना। सवाल पूछा है कॉनकेव लेंस जो है इसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, सो फोकस दूरी कितनी आपके, ये है 25 सेंटीमीटर, पर आपको ध्यान रखना है फोकस दूरी दोस्तों हमेशा आपको जो है किस में लेनी है, वो आपको मीटर के अंदर लेनी है, मेरी बात सुनना, फोकस दूरी आपको हमेशा मीटर के अंदर लेनी होती है, यहां पर दी हुई किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, गई भैंस पानी में, आप तो दोस्तों इसी में लगा रहे थे ना। तो ये 25/100 करना इसको ना, 25/100 करना दोस्तों, आपके इतना मीटर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फोकस दूरी होगी भाई साहब, नोट कर लो, है ना गुरुजी, हाँ 1/25.4, अरे डोपिया लाल ऐसा नहीं निकलता, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर को पहले 100 मीटर में कन्वर्ट करना है। अब दोस्तों अब निकालने की आपको, अब निकालनी है लेंस की क्षमता जो होगी आपके, वो होती है 1/f, क्या होती है, 1/f होती है, ठीक है। तो 1/f
25/100, ठीक है। तो ये 100-200 ऊपर जाएगा तो 100/25 आ जाएगा। मतलब आपके 4 डायोप्टर इसकी होने वाली, ठीक है। 4 डायोप्टर, डायोप्टर जो है ये इसका मात्रक होता है, आपको ध्यान रखना है। पर दोस्तों यहां पर लेंस कौन सा है, यहां पर लेंस अवतल लेंस है रसगुल्ला। कौन सा लेंस है, अवतल दोस्तों लेंस है। और अवतल लेंस की जो आपके क्षमता जो होती है वो हमेशा आपके माइनस में होती है भाई साहब, लिख लो दोस्तों। तो ये -4D होगी, क्या होगी, ये -4D होगी। अरे दिमाग खिला खुला के नहीं खुला तुम्हारा। तो जब हम दोस्तों बात किसकी, जब हम बात हमारे अवतल लेंस की करेंगे छापना, तो अवतल लेंस जो होता है कॉनकेव लेंस की माइनस में होती है, और जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी ऑलवेज प्लस में होती है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो -4D करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सीटों की आवंटन पूछूं आपसे, किस सूची में दोस्तों निहित है, ठीक है। अरे याद करो राज्यसभा जो है तो इसकी सीटें जो है इसका आवंटन पूछे आपसे, अलोकेशन जो है वो कौन सी अनुसूची है, अनुसूची नंबर 4 के अंदर है, ध्यान रखना। और इसमें 1971 जनसंख्या जो है इसको इसमें आधार माना गया है, ठीक है। ये इसका आधार होगा ना। भारत के संविधान सभा का विचार सबसे पहले पूछूं आपसे देने वाला कौन आपके, अरे याद कीजिए, संविधान सभा का विचार पहली बार देने वाले कौन थे, मानवेंद्र नाथ रॉय। कौन थे, मानवेंद्र नाथ रॉय। M.N. रॉय साहब जो है वो देने वाले थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। M.N. रॉय साहब देने वाले, महत्वपूर्ण नाम है, नोट कीजिएगा। मानवेंद्र नाथ रॉय इनकी फुल फॉर्म है। 1934 के अंदर जो है इन्होंने पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछूं आपसे कब लागू दोस्तों होता है, देखो पहली बार 86 में लागू होता है, और अभी लेटेस्ट आ चुका है 19 वाला, ठीक है। पहले 86 में लागू हुआ था, अभी इसमें अमेंडमेंट हो चुका है 19 के अंदर, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और सो आत्मा जो है किसे कहा है, इन्होंने संविधान का हृदय आत्मा जो है वो आर्टिकल नंबर जो 32 है, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं, जिसको हम राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कहते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन दोस्तों होता है तो सुप्रीम कोर्ट आपको गारंटी प्रदान करता है कि आपके मौलिक अधिकार वो आपको दिलवाएगा, और वो गारंटी आपके आर्टिकल 32 के अंदर आपको प्रदान की जाती है, ठीक है। लास्ट सवाल आपके सामने, कौन सा एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है और जिसका उपयोग जो है फलों को पकाने में दोस्तों होता है, आपके छापना। अरे याद कीजिए, आपके एथिलीन, कौन सा, आपके एथिलीन जो पादप हार्मोन है इसका यूज किसके अंदर करते हैं, इसका यूज फलों को पकाने में करते हैं, और एक गैस आपके गैसीय रूप में मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माल्टोज का निर्माण पूछूं आपसे, सो माल्टोज जो है याद करो, माल्टोज आपके, अरे जीजी माल है क्या, सो जीजी माल है भाई साहब, बोलो जीजी माल है, ठीक है। जी फॉर ग्लूकोज, क्या है, जी फॉर ग्लूकोज, और जी फॉर वापस ग्लूकोज, ठीक है। जी फॉर वापस ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज, ठीक है। तो जीजी माल है, आपको ध्यान रखना है ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज, ये आपको नोट करना है। समसूत्री विभाजन पूछूं आपसे, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है एक जनक कोशिका दोस्तों आपकी कितनी संतति कोशिका जो है इनका निर्माण होगा, ठीक है। याद करो दोस्तों, समसूत्री की बात करूं आपसे तो कितना होगा, 1 से 2 बनने वाली, ठीक है। 1 से 2 बनेंगी छापना समसूत्री के अंदर, ठीक है। और जो हमारा अर्धसूत्री होने वाला है, जो हमारा मियोसिस होने वाला है छापना, इसमें हमारा 1 से कितना आपके 1 से 4 बनती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 से 2 किसके अंदर, समसूत्री के अंदर, 1 से 4 पूछूं आपसे किसके अंदर, आपके अर्धसूत्री के अंदर बनेगी, ध्यान रखना।